नमस्कार, एक्शन पैड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। एक बार फिर से हाजिर हैं हम तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए है जरूरी, अगले 1 घंटे तक आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे कि कैसे सिलेंडर पर शहर शहर लगी हैं लाइनें, आखिर कौन फैला रहा है एलपीजी किल्लत का शोर, क्या दिल्ली में महंगी होने वाली है बिजली, क्या फेयर कैप हटने के बाद हवाई सफर भी महंगा हो जाएगा, और सीएपीएफ बिल पर आखिर क्यों है इतना बवाल, बंगाल के नंदीग्राम में भगवान राम की मूर्ति तोड़े जाने पर कैसे हुआ हंगामा, और हॉर्मुज पर ईरान पर आखिरी अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप आखिर क्या करने वाले। और गैस संकट के खिलाफ अब युद्ध स्तर पर सरकार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। आज से सभी राज्यों को 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगा ताकि गैस क्राइसिस से निपटा जा सके। खासकर होटल, फूड इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों तक गैस पहुंचाने का टारगेट है ताकि कामकाज प्रभावित ना हो। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो का सिलेंडर मुहैया करवाया गया है। सूरत, मोरबी, मुंबई, जयपुर में इस वक्त हालात विकट बने हुए हैं। गैस की किल्लत के चलते सैकड़ों फैक्ट्रियों में इस वक्त कामकाज ठप पड़ा हुआ है। शहर शहर सिलेंडर की लंबी कतार नजर आ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। नोएडा, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। सूरत में टेक्सटाइल्स फैक्ट्रियों में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। काफी हद तक काम बंद पड़ा है और जो कामकाज चल भी रहा है वो लकड़ी जलाकर किया जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात को लेकर कल 3 घंटे तक पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की थी। इस दौरान ऊर्जा, तेल, गैस, खाद्य समेत कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। पीएम हाउस पर हुई इस बैठक में 13 कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। अब आज से ग्राउंड पर एक्शन तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सचिवों से चर्चा कर कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। किसी भी स्टेट में हालात ना बिगड़े, इसके लिए राज्यों से तालमेल बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। और कैसे चला रहे? अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। शहर शहर सिलेंडर का संकट, क्या है पूरा सच? सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे जहां गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जानकीपुरम इलाके में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग भड़क गए और सड़क जाम कर दिया गया। गैस एजेंसी के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि घंटों खड़े रहने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। काफी देर तक लोग सड़कों पर ही बैठे रहे जिसके चलते जाम लग गया। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, संभाजी नगर यानी कि महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक राज्य में, हर एक शहर में इसी तरह की कतारें लग रही हैं जहां पर लोग सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि कोई इनको भर दे। लखनऊ का ये लालबाग इलाका है और गैस के लिए आज भी यहाँ पर कतार दिखाई दे रही है। लोग खाली सिलेंडर लेकर यहाँ खड़े हैं गैस एजेंसी पे। आपके पास गैस है घर में या दूसरा सिलेंडर? गैस तो ख़त्म हो गई थी ईद वाले वीकेंड की वजह से। अब खुला है 3 दिन बाद। किल्लत तो है ही गैस की, पर धीरे धीरे सप्लाई थोड़ी बहुत तो मिल ही रही है लोगों को, पर मेहनत लग रही है। गैस पाने में मेहनत लग रही है, क्या प्रॉब्लम? मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस जो है डीएसी नंबर आने पे घर पहुँचाई जाएगी, लेकिन 10 दिन हो गया डीएसी नंबर आए और वो यहाँ बोले कि सिलेंडर लाना पड़ेगा। कम से कम मेरा घर 5 किलोमीटर है। और यहाँ उससे फ़ोन करके पूछो, कह रहा मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। अरे 25 दिन के बाद दे तो सही समय से दे, मतलब आके इंसान लाने लग रहा है यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि घर पे जो लिखा हुआ है ये फर्जी है। कहते हैं कि घर पे पहुँचाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे पता किया तो कह रहे हैं कि सिलेंडर आप लेके आइए तब आपको मिलेगी। ऐसे नहीं मिले, या ये फर्जी आएगी तब मिलेगा सिलेंडर। ओटीपी जब आएगी तब सिलेंडर मिलेगा। ऐसे घूम जाओ घर। आप लोग भी हैं आगे, इनका नंबर आने वाला है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रॉब्लम कुछ हो रही है? 9-10 पे आए थे, 10:30 बज चुका है, अभी तक तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। छठा नंबर है? छठा नंबर है, डीएसी है, पर्ची लेनी है बस। 12 तारीख को डीएसी आ गया था।
सभी लोग इसी तरह के हैं। आगे वाले जो सबसे आगे खड़े उनसे पूछते हैं कितने बजे आए थे। बुक हुआ तो नंबर ही नहीं आया, रजिस्ट्री नंबर ही नहीं आया। 16 तारीख का बुकिंग है, अब देखते हैं क्या होता है। 16 तारीख की बुकिंग है हमारी। आप लोग को भी कुछ दिक्कत आ रही है गैस की? हम आए हैं आज DSC नंबर लेकर। हम लोग मॉर्निंग शो देख रहे हैं 9 से 12, 3 घंटे में उपलब्धि है, सिलेंडर मिल जाएगा, सेलिब्रेशन टाइम होगा। 3 घंटे में मिल जाएगा, ये उम्मीद है पूरी मिल जाएगा। मॉर्निंग शो है पूरा, मॉर्निंग शो है पूरा। ये जो इतने लोग खड़े हैं भीड़ में, आप डिफरेंट क्वेरीज हैं सबकी, किसी का DAC नहीं है, किसी का SMS आ रहा तो DAC नहीं आ रहा, तरह तरह की चीजें हैं। KYC तक नहीं आया। 5 तारीख को बुक हुई थी, 5 मार्च को, अभी तक आया ही नहीं हमारे पास, DAC नंबर ही नहीं आया। आज 23 मार्च हो रही है। और मुंबई में गैस सिलेंडर की किल्लत का सबसे बड़ा असर दिखा है। यहां फूड कारोबार में सबसे बड़ा असर देखने को मिला। होटल कारोबार बंद के कगार पर है। छोटे छोटे स्टॉल के बाहर जहां भीड़ लगी रहती थी वहां पर सन्नाटा है। मिडल ईस्ट में युद्ध का संकट रोजाना गहराता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मुंबई की जो खाऊ गल्लियाँ बेहद मशहूर हुआ करती थी, जहाँ के चाय नाश्ते और दोपहर के खाने पर आम आदमी यहाँ का निर्भर करता था, उसे भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो छोटे स्टॉल धारक जो हैं, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कोई सब्जी रोटी बना रहा है तो कोई सैंडविच बनाता है, तो किसी के यहाँ पे वड़ा और भजिया तला जाता है, किसी के पास सैंडविचेस बन रहे हैं। ये सारे स्टॉल्स लगभग उस कमर्शियल गैस की किल्लत की मार झेल रहे हैं। मुंबई की खाऊ गल्लियाँ अब इस मुश्किल दौर से भी गुजर रही हैं। अभी हम एक ऐसे ही छोटे से रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुंबई का वो नरीमन पॉइंट का इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं और वहाँ के लोग यहीं खाना खाने के लिए पहुँचते हैं। फिलहाल हमें नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर खाना जो है वो पका हुआ है, कहीं बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो हम देख सकते हैं चावल यहाँ पे बना रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पकाने के लिए जो LPG गैस सिलेंडर है उसका विकल्प क्या है इनके पास? क्या उनके पास इंडक्शन है या फिर इसके अलावा वो जो सिगड़ी है या जो भट्टी है, तंदूर भट्टी, उस पर खाना पका रहे हैं? ऐसे कई सवाल इसलिए अब पैदा होते हैं। हम देख सकते हैं दूर वहाँ पे दाल शायद पकाई जा रही है और स्टोव पर पक रही है। ये स्थिति है यहाँ की, और कमोवेश यही नज़ारा कई जगहों पर कई छोटे बड़े स्टॉल्स और रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ता है। हमारे साथ इसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आप मैनेजर हैं, जो इसे दिन भर इसका कामकाज व्यवस्था। सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। और चला रहे हैं अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। रात में टोटल रात में हम पकाते हैं, रात भर खाना बनता है। रात भर मतलब कच्चा सामान को पक्का कर दिया, दाल रख दिया स्टोव पे, तो जहाँ 20 मिनट में होता था वो 2 घंटा लगता है। ऐसा बॉयल अंडा करना है जो 5 मिनट में होता है वो 1 घंटा लगता है। भाजी है, XYZ जो भी है, मतलब हम रात 12 बजे से पका रहा हूँ तो सुबह 6 बजे तक पकाया। अच्छा, रात 12 से सुबह के 6 बज जाते हैं? सुबह 6 बजे तक। वही वक्त कितना लगता था? 1 घंटा 1.5 घंटे में गैस में सब हो जाता था। सब हो जाता था? सब हो जाता था। अभी तक हमारा दुकान चालू हो जाता था। ऊपर से हमारा टिफिन सर्विस है, हम दुकान चालू नहीं किया है बेचने के लिए। आप सामने देख रहे हैं हमारा पार्सल हो रहा है, ये टिफिन के लिए जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हालात विकट हो गए हैं। सिलेंडर किल्लत के चलते यहां अचानक डिमांड बढ़ गई है। हर दिन 60,000 से ज्यादा बुकिंग हो रही है और सिर्फ 10 से 12,000 सिलेंडर ही डिलीवर हो पा रहे हैं। ये संभाजी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बुकिंग नहीं हो पा रही है, और अगर बुकिंग हो भी रही है फिर भी लोगों को कई कई दिन इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। और चंडीगढ़ में भी रसोई गैस को लेकर मारामारी जैसी नौबत आ गई है। गैस गोदामों के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लोग अपने नंबर के लिए घंटों कतारों में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में LPG गैस गोदाम के बाहर रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते लंबी कतार देखी गई। लोग कामकाज छोड़कर गैस सिलेंडर लेकर कतार में लगे हुए हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते गैस की किल्लत लगातार चंडीगढ़ वासियों को उसका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं राम दरबार इलाके में और यहाँ पे तस्वीर देखेंगे आप तो कितनी लंबी जो लाइन है सिलेंडर्स की वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और काफी लंबी लाइन जो है वो सिलेंडर की इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आएगी। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कब से बैठे हैं आपने? तो सुबह 4 बजे। 4 से, कल भी 4 बजे बैठे थे, आज भी। अच्छा, सुबह से आए हुए हैं आप? सुबह से आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं अभी? अभी कह रहे गाड़ी आएगी, तब गाड़ी आएगी। कभी 12 बजे बोलते हैं 4 बजे आएगी गाड़ी, अब 4 बजे बोल रहे हैं। बैठे हैं, क्या करें, हमारे तो सिलेंडर है नहीं है, तो पड़े हुए हैं सिलेंडर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आप एक एक करके यहाँ पे आपको सिलेंडर दिखाना शुरू करूं तो ये काफी लंबी जो लाइन है और लोग जो हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना अपना बिछौना जो है वो साथ ही लेकर आए हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता चलता हूँ यहाँ पे सिलेंडर की। तो ये देखते देखते लाइन खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी लाइन है कि लाइन जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। एक से साथ एक सटा का सिलेंडर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और लोग जो है कोई 4 बजे से आया, कोई 3 बजे से आया। तो ये हालात आप देख रहे हैं, ये जो चंडीगढ़ के ये हालात हैं, ये देखिए आप। और लाइन जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है और अंत तक आपको इसी तरह से ये लंबी लाइन जो है वो नजर आएगी। कम से कम 500 से 600 सिलेंडर जो है इस वक्त इस लाइन में लगा हुआ है। और कहाँ से हैं आप? हैदरा पिंड से सर। तो कब से आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए? सुबह 6:30 बजे से सर। सुबह 6:30 बजे आ गए थे? सर। तो कितना नंबर लगा यहाँ पे आपका लाइन में? इस पे पर्ची पे लिख गए 81-82 नंबर लिख गए हैं सर। अच्छा। कह रहे कल आ जाना, कोई ऐसे बता रहे हैं सर। और मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मिल नहीं रहा सर। अब बताओ, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बच्चे? हेलो माजरा से। हेलो माजरा से। क्या कह रहे हैं अभी? बहुत टाइम से लगे हैं, सुबह 6-7 बजे हम भी आए थे, मेरे मौसा भी यहाँ लगे थे। बहुत टाइम हो चुका है खड़े रहे हुए और सिलेंडर कह रहे हैं कि आज पता नहीं आएगा कि नहीं। और अब खबर सूरत से, जहां गैस की किल्लत के चलते टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। काम और कमाई के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम लगभग बंद है। जो कुछ चल भी रहा है वो लकड़ी जलाकर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी गैस की किल्लत की वजह से काफी मार पड़ रही है। लकड़ी जलाकर काम किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर काम ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की कमाई कम हो रही है। रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है। कई जगहों पर लकड़ी का प्रबंध किया गया है, लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी परेशान हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की है। नोएडा में लगातार इस तरह की तस्वीर आ रही है, जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग इसी तरह से सिलेंडर्स अपने लगाकर लाइन में कतार में लगे हुए हैं। कई लोगों ने सिलेंडर्स में देखिए चेन बांध के रखा हुआ है, ताला लगाया हुआ है, रस्सी बांध रखी ताकि वो अपने सिलेंडर को पहचान सके, उनका सिलेंडर कोई लेकर ना चले जाए। और कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि नोएडा में लोग रात से ही या फिर 1-2 दिन से ही इसी तरह से अपना सिलेंडर लगाए हुए हैं ताकि उनका नंबर आ जाए। और सिलेंडर संकट के बीच दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। 1 अप्रैल से दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। 10 साल बाद दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने 38,500 करोड़ का बकाया वसूलने की तैयारी कर ली है। दिल्ली के बिजली बिलों में अब आरए सरचार्ज जोड़ने की तैयारी है। रेगुलेटरी स्टेटस की वसूली पर बिजली वितरक कंपनियों के घाटे की भरपाई की जाएगी। आपको बताते हैं कि दिल्ली वालों पर कैसे महंगाई का डबल करंट लगने वाला है। तो दिल्ली में बिजली महंगी करने की तैयारी है। राजधानी की तीनों डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरक कंपनियां अब रेगुलेटरी एसेट्स वसूलने की तैयारी में है। हर महीने बिजली के बिल में आरए सरचार्ज जोड़ने की तैयारी है। रेगुलेटरी एसेट्स लागत और वसूली के बीच के अंतर को कहते हैं, जो अभी बढ़कर 38,500 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। 1 अप्रैल से इसे वसूलने की तैयारी है। अगले 7 साल तक इस रकम की भरपाई की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए। भास्कर, आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि बिजली के जो दाम है बढ़ने जा रहे हैं और सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है और लोगों का कुछ रिएक्शन मिला? देखिए 2014-15 से लेके अब तक दिल्ली में बिजली के दाम अच्छी तरह से नहीं बढ़े हैं। यानी बिजली कंपनियों की जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से दाम नहीं बढ़े हैं। बिजली कंपनियां बैंकों से कर्ज लेके अपना काम चला रही थी और वो कर्ज बढ़ के पहुंच गया है 38,522 करोड़। हाल ये है कि हर दिन तकरीबन 15 करोड़ रुपया उस पर इंटरेस्ट दे रही है बिजली कंपनियां। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें जो रेगुलेटरी एसेट्स है उसको लिक्विडिफाई करने के लिए बोला गया है और ये आदेश दिया गया है डीईआरसी को
डीआरसी ने अपना एक प्लान प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में और उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से लेके 2031 तक में जो रकम है 38,522 करोड़ उसकी भरपाई कर ली जाएगी। इसकी भरपाई कैसी होगी? एक ही तरीका है कि बिजली के दाम बढ़ेंगे और बिजली के दाम बढ़ेंगे उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। अब यह है सरकार के ऊपर में कि वो बढ़े हुए दाम को जनता को देना है या सरकार देगी। हमने दिल्ली के वित्त मंत्री से, बिजली मंत्री से भी बात की है। उनका यह कहना है कि जनता पे हम बोझ नहीं आने देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि और सब्सिडी दी जाएगी और जो बिजली कंपनियों को पैसा चाहिए उसकी भरपाई तो होगी, क्योंकि बिजली कंपनियां बैंकों से कर्ज लेके काम करती है और ये पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। और आदेश ये इस हिसाब से आया है कि बिजली कंपनियों का इतना ज्यादा बकाया है कि अगर पूरे देश में उसको समय से चरणबद्ध तरीके से उसका वसूली नहीं होता तो बैंकिंग सेक्टर देश का चरमरा सकता है। इस लिहाज से ये आदेश आया था और इस आदेश के तहत दिल्ली में 1 अप्रैल 2026 से बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है भास्कर, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इसमें कितनी राहत जनता को देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसे मुद्दा बनाएंगे और सरकार पर हमलावर होंगे। साथ ही बताएंगे कि जब तक मैं रहा तब तक बिजली की दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जनता की जेब पर डाका नहीं डाला गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, एक और यहां पर कह सकते हैं आफत टूटी है जनता पर। भास्कर, बिल्कुल कह सकते हैं जनता पे ये आफत टूटी है, लेकिन ये आफत बहुत पुरानी है। इसको टाला जा रहा था 2014-15 से ही लगातार इसको टाला जा रहा था। हमेशा पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर उठाती हैं और उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आप बिजली कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो बिजली खरीद के देती है बिजली लोगों को, वो घाटे में नहीं चल सकती है। सरकार के द्वारा रिटर्न में आदेश है डिस्कॉम्स को कि मिनिमम 16% का प्रॉफिट उनको दिया जाएगा और 16% के प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही वो कंपनी काम करेगी। उनके पास पैसा नहीं है तो बैंक से उठा रही है। सरकार ये वादा जरूर करती है कि उनको पैसा दे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा ये तय नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो उन पैसों की वसूली होगी जो इतने 10 सालों में नहीं दिया गया था, वो अब लिया जैसा आप बता रहे हैं और आपने जिस तरह से पूरी तरह समझा दिया कि क्या वजह है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जनता को भी सोचना चाहिए कि जब आपको कुछ मुफ्त में मिलता है तो मुफ्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर आपको दोगुना पैसा देना पड़े, जैसे कि अब दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। गैस संकट से लोग जूझ रहे हैं, शेयर मार्केट्स गिरने के रिकॉर्ड्स बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और बुरी खबर सामने आई। ईरान युद्ध के बीच हवाई किराया भी महंगा हो सकता है। सरकार ने हवाई किराए से कैप हटा दिया है। अब एयरलाइंस कंपनियां टिकटों के दाम तय कर सकेंगी। पिछले साल इंडिगो संकट के दौरान सरकार ने फेयर कैप लगाया था, जिसे आज से हटा लिया गया है। अब समझिए कैसे हवाई यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। सरकार ने हवाई किराए पर लगा कैप हटा लिया है। अब एयरलाइंस कंपनियां हवाई टिकटों के दाम तय करेंगी। हालांकि सरकार ने किराया पारदर्शी रखने का आदेश जरूर दिया है। इंडिगो संकट के दौरान 6 दिसंबर 2025 को सरकार ने हवाई टिकटों के दाम में कैप लगाया था ताकि टिकटों के दाम आसमान ना छू जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से सरकार को ये कैपिंग सिस्टम वापस लेना पड़ रहा है। हवाई ईंधन भी महंगा हो गया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो अब इस मिडिल ईस्ट की जंग का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। हवाई किराए जो हैं, जो टिकट हैं, वो अब महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो फेयर कैप लगाया था उसे अब वापस लिया है। अब एयरलाइंस अपने मुताबिक टिकटों के दाम तय कर सकती हैं। हालांकि सरकार ने निर्देश जरूर दिया है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतें, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी एयरलाइंस बरतेंगी ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। तो एक तरफ जहां पर पूरा देश एलपीजी संकट से जूझ रहा है, तो वहीं पर अब महंगाई का नया करंट लगने जा रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन दिल्ली वालों को होने जा रही है, जहां 1 अप्रैल से दिल्ली में बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रेगुलेटरी एसेट्स वसूलने की तैयारी हो रही है, जो 38,500 करोड़ से ज्यादा का है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। तो उधर हवाई यात्रियों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि अब एयरफेयर महंगा होने जा रहा है। सरकार ने आज से ही कैपिंग सिस्टम हटा दिया। इसका मतलब यह है कि एयरलाइन कंपनियां अब टिकटों के दाम तय करेंगी और तेल की कीमत के हिसाब से उसे जोड़ा जाएगा। अब अगर टिकटों के दाम तय करने में मनमानी हुई तो कैपिंग सिस्टम फिर से लागू किया जाएगा। यह सरकार की ओर से जरूर कहा गया है, मगर फौरी तौर पर आपकी जेब पर बोझ तो पड़ना ही है।
मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो गई है तो इधर देश में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार के एक बिल को लेकर जिसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भारी विरोध के बीच पेश होगा सीएपीएफ बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में सीएपीएफ जीए बिल 2026 पेश करेंगे। इसके जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रेड ए, सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित किया जाएगा। सरकार सीएपीएफ के सभी फोर्सेस के लिए एक नियम लाने के लिए यह बिल पेश करने जा रही है। इसके खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। सीएपीएफ काडर के पूर्व अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए सभी बलों को नियमित किया जा सकेगा, लेकिन इसके जरिए इन बलों के ऊंचे पदों पर आईपीएस अफसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। विरोध की असली वजह यही है। बिल में प्रावधान है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईजी रैंक के 50% पद, 67% एडीजी रैंक के पद पर आईपीएस अफसरों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि अलग अलग कैडर्स के अफसरों का कहना है कि इससे उनका प्रमोशन अटक जाएगा और मनोबल भी गिरेगा। और आज अमित शाह राज्यसभा में सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बिल पेश करेंगे। इसके जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को रेगुलेट किया जाएगा। भर्ती, डिप्यूटेशन और प्रमोशन में बदलाव होगा। अभी अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग नियम है, जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल या सशस्त्र सीमा बल भी है। तो सरकार सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों में एक जैसे नियम लाना चाहती है। सरकार की दलील है कि नियम एक होंगे तो प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो आज सरकार सीएपीएफ बिल लेकर आ रही है, जिसके तहत सभी जो सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ है, इसके अलावा सीआरपीएफ है, इसके साथ ही इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है, एसएसबी है, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको एक छत के नीचे लाया जाएगा और वहां पर जो नियुक्तियां होंगी उच्च स्तर पर पदों पर, वो अब समान रूप से एक जगह में एक जैसे रहेंगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, दिक्कत कहां पर है। पहली दिक्कत यह है कि आईजी रैंक के 50% पद होंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि एडीजी रैंक के 67% पद होंगे। स्पेशल डायरेक्टर के सभी पदों और डायरेक्टर जनरल के सभी पदों पर आईपीएस अफसरों से इन्हें भरा जा सकेगा। इसी का विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय बलों के अफसरों का कहना है कि इससे उनके भविष्य पर संकट आ जाएगा, उनका प्रमोशन अटक जाएगा और मनोबल भी गिर जाएगा। तो जैसा हम बता रहे थे आपको, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी, ये तमाम वो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती हैं। और तमाम जो नियुक्तियों को लेकर हम अभी आपको बता रहे थे, इन्हीं जो फोर्सेस हैं, इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्तियों को लेकर यह बिल लाया जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में आज से ठीक एक महीने बाद पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है और 3 दिन बाद रामनवमी है। लेकिन रामनवमी से पहले बंगाल के नंदीग्राम में तनाव है, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। रामनवमी से पहले प्रभु श्री राम की मूर्ति को तोड़ने पर तनाव बढ़ गया है। मूर्ति तोड़ने के बाद सनातनियों में गुस्सा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। नंदीग्राम वो सीट है जहां पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। शुभेंदु अधिकारी इस बार भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं। प्रभु राम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी जताई और इसे हिंदुओं की आस्था पर हमला भी करार दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीग्राम की है, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक तरफ ममता बनर्जी जो पिछली बार हारी थी वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी पवित्र कर को मैदान में उतार दिया है टीएमसी के टिकट पर। और यहां पर रामनवमी से पहले भगवान श्री राम की मूर्ति को तोड़ने के बाद मामला गरमा गया है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जिहादियों का काम है। और जाहिर सी बात है कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां पर विरोधी है, उनके विरोधी यहां पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिसके वजह से ही इस तरह की हरकत की गई है।